राजनाथ सिंह को दोबारा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। कल सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में राजनाथ सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा, उसको अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद प्रजातांत्रिक तरीके से राजनाथ का चुनाव हुआ ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान किया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर गाजियाबाद से बीजेपी के लोकसभा के सांसद राजनाथ सिंह का नाम तय हो गया है। ये समाचार प्रेस पर चली सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। रोहिणी की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जेबीटी भर्ती केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा आईएएस संजीव कुमार और विद्याधर को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के बाहर भारी हंगामे के बीच कोर्ट ने इन्हें ये सजा सुनाई है। ओम प्रकाश और अजय चौटाला सहित 9 आरोपियों को 10-10 साल की सजा, एक आरोपी को 5 साल और बाकी सभी आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट के बाहर जमे चौटाला समर्थक भड़क उठे और उन्होंने ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। सजा के ऐलान के साथ ही दिल्ली में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला जिस अस्पताल में भर्ती है उसके बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधर चौटाला ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें 2 हेल्पर दिए जाए। इसी के साथ चौटाला के वकील ने हाई कोर्ट जाने की बात कही। एक बार फिर से भाजपा अध्यक्ष बनने की उम्मीद पाले नितिन गडकरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में खबर है कि मंगलवार को आयकर विभाग ने उनकी कंपनियों के 9 ठिकानों पर छापे मारे। इससे एक बार फिर उनके विरोधियों को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। मुंबई में आयकर विभाग ने गडकरी की कंपनी पूर्ति से जुड़े 9 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। गडकरी को 1 फरवरी को आयकर विभाग के सामने पेश भी होना है। इससे पहले आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिस पर पार्टी और खुद नितिन गडकरी ने कहा था कि उन्हें ऐसा कोई भी नोटिस नहीं मिला है। अब खुद गडकरी चाहते हैं कि 1 फरवरी के वक्त को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए। गडकरी के वकील सोमवार को आयकर विभाग के ऑफिस का भी चक्कर काट चुके हैं। वहीं आरएसएस के समर्थन के बावजूद नितिन गडकरी दूसरी बार भाजपा अध्यक्ष के तौर पर शायद निर्विरोध न चुने जा सके, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी के बागी नेता महेश जेठमलानी ने संकेत दिए हैं कि वह चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पहले भी गडकरी की कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग इस तरह की कार्रवाई कर चुका है। गडकरी की आगामी 1 फरवरी को आयकर विभाग के समक्ष पेशी है। गडकरी की कंपनियों के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई को लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तथा भाजपा के भी कई नेता गडकरी पर सवाल उठा चुके हैं। अब देखना ये है कि इस कार्रवाई का उनके दोबारा अध्यक्ष चुने जाने को लेकर कोई असर पड़ता है या नहीं। विदेशी किराना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा क्या है कीमतों पर नियंत्रण के इंतजाम। जवाब के लिए दिया 5 हफ्ते का समय। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लागू होने पर छोटे कारोबारियों को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि रिटेल में एफडीआई की मंजूरी देने के बाद छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या आपको कुछ इन्वेस्टमेंट मिला या यह केवल पॉलिटिकल तिकड़म था। क्या एफडीआई पॉलिसी से कुछ हासिल हुआ। केंद्र के एफडीआई नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी में छोटे लोहिया के नाम से मशहूर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 3री पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं तो वो जनेश्वर मिश्र की ही देन है। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि जनेश्वर मिश्र यही चाहते थे कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी समाजवादियों का परचम लहराए। समाजवादी पार्टी में छोटे लोहिया के नाम से मशहूर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की आज 3री पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मनाई गई। यही नहीं, सपा के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देते हुए
सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि जनेश्वर जी जिसको मानते थे उसके साथ अपने संबंधों को भी निभाते थे। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जनेश्वर जी की ही देन है। मुलायम ने ये भी कहा कि जनेश्वर जी ये चाहते थे कि समाजवादियों की न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी सरकार हो और अब उत्तर प्रदेश में बहुमत पाने के बाद अगला निशाना दिल्ली पर लगाना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि जनेश्वर जी साधारण शब्दों में ही समाजवाद को बता देते थे और उनके भाषण सुनते समय सदन में सन्नाटा छा जाता था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जनेश्वर जी के नाम पर बनने वाले पार्क पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोर्ट में भी इस मामले पर प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और अब लखनऊ में जल्द ही जनेश्वर जी के नाम पर पार्क बनकर रहेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जनेश्वर मिश्र के नाम पर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में न केवल लखनऊ में जनेश्वर मिश्र के नाम पर एक बड़ा पार्क बनेगा बल्कि उनके नाम से ही 1000 गांवों का विकास भी किया जाएगा। कांग्रेस में नंबर 2 की अधिकृत कुर्सी पाने के बाद राहुल ने जो अपने पहले भाषण में कार्यकर्ताओं से कहा वो कई मायनों में राज्य में सही साबित हो रहा है। कार्यकर्ताओं का सम्मान न होना, पैराशूट प्रत्याशियों का चुनाव में आना जैसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें उत्तराखंड कांग्रेस में साफ देखा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल के इन विचारों ने कार्यकर्ताओं की स्थिति में बदलाव आएगा। उत्तराखंड में भले ही कांग्रेस की सरकार है लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी सरकार और नेतृत्व से नाराज हैं। साफ है कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिए जाने की शिकायत आम है। जो मंत्री कल तक कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़कर विधानसभा तक पहुंचा, वह आज कार्यकर्ताओं के काम करने के बजाय उनसे कतराते नजर आ रहे हैं। जी हां, जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में राहुल ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से जुड़ी जो बातें कही वह उत्तराखंड में काफी हद तक सटीक बैठती हैं। मंत्री कार्यकर्ताओं को धुतकारते हैं, यहाँ तक कि अब वे उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। वहीं चुनाव में जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं उन्हें चुनाव खत्म होते ही पार्टी में ऊंचे ओहदे का कांग्रेस में देने का चलन है। वहीं किसी दूसरी पार्टी के नेता कांग्रेस में आते ही टिकट पा जाते हैं, जबकि कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता एड़ियां घिसता ही रहता है। कांग्रेस के ये जो स्थितियां हैं वो वस्तुतः संगठन के स्तर के ऊपर अगर देखें तो एक भीड़ जैसी हो गई, जो वो राहुल जी भी कह रहे हैं कि यही समझ में नहीं आता चल कैसे रही है ये पार्टी। तो ये आश्चर्यजनक है अपने आप में। तो अगर इसको ठीक करने की ललक लिए वो अगले आने वाले दिनों में काम करते हैं तो इसका स्वागत होगा और उत्तराखंड पे भी इसका असर दिखेगा। जो उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टी के अंदर जो तब्दीलियां उन्होंने जिसका इशारा किया है और जो उन्होंने कहा है कि वो वकील की भूमिका नहीं निभाएंगे बल्कि वो पार्टी में क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन में और निर्णय की स्थिति में है तो जज की भूमिका निभाएंगे। सवाल ये उठता है कि राहुल कांग्रेस का नेतृत्व भी संभाल रहे हैं। उनके बोलने के बाद क्या प्रदेश के कार्यकर्ताओं की स्थिति में बदलाव आएगा? क्या कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देगी और क्या मंत्री कार्यकर्ताओं को अपने पास बैठाने की भी सोचेगा? चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में कौंध रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं के अनुसार जब राष्ट्रीय नेतृत्व बोल रहा है तो फिर प्रदेशों में बदलाव तो होकर रहेगा। एक बार फिर सूबे की इकलौती रीजनल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल में फजीयत भरे हालात हैं। दल के इकलौते विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार को सस्पेंशन नोटिस थमाने के बाद ये हालत बनी है, जिससे क्षेत्रीय ताकतों को मजबूत बनाने के ख्वाब पर एक बार फिर पलीता लग गया है। इस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल बेहद अजीबोगरीब हालत से गुजर रहा है। प्रीतम पवार न सिर्फ दल के इकलौते विधायक हैं बल्कि बहुगुणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने उन्हें कथित तौर पर दल की नीतियों की नाफरमानी के आरोप में निलंबन का नोटिस दे दिया है, जिससे एक बार फिर इस दल में भारी फजीयत की स्थिति पैदा हो गई है। अपने फैसले को सही ठहराने वाले दल के नेतृत्व का कहना है कि मंत्री प्रीतम पवार यूकेडी की नीतियों से भटक रहे हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि सत्ता लोलुपता ने इस दल को सूबे की राजनीति में अप्रासंगिक बना दिया है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तमाम ये देखिए, आप मंत्री का कार्यकाल 7-8 महीने का देखिए, कभी भी उन्होंने जिन मुद्दों पर उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पर संघर्ष करा है, चाहे वो मूल निवास का सवाल है, चाहे वो आरक्षण में पदोन्नति का सवाल है, या इस राज्य को बचाने का सवाल है, इस राज्य के हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर कभी भी कैबिनेट पे या विधानसभा में मंत्री नहीं बोले। अगर सीधे सपाट कहें तो उत्तराखंड क्रांति दल दम तोड़ने के कगार पर है। यही वजह है कि जनता यूकेडी की बजाय कांग्रेस और बीजेपी को तरजीह देती रही है, जिसके लिए खुद यूकेडी का दिशा विहीन नेतृत्व जिम्मेदार है। हल्द्वानी में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयानों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।
दरअसल जयपुर में हुई कांग्रेस की चिंतन बैठक में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भाजपा और संघ के शिविरों में हिंदू आतंकवाद का प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही थी, जिसके विरोध में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के इस बयान की निंदा करते हुए विरोध जताया। साथ ही शिंदे का पुतला दहन कर केंद्र सरकार से उनको बर्खास्त करने की भी मांग की। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर देसी बम फट जाने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से मिले दूसरे जिंदा बम को बरामद कर लिया। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है और सघन चेकिंग की जा रही है। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हुए विस्फोट में किसी के घायल होने और हताहत होने की सूचना नहीं मिली। रेलवे पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डाक स्क्वाड ने सभी प्लेटफॉर्मों की सघन चेकिंग की। वहीं मिले दूसरे जिंदा बम को जीआरपी थाने ले जाकर निष्क्रिय कर दिया गया। घटना स्थल पर कानपुर के एसएसपी ने पहुंचकर घटना की जांच की। प्लेटफॉर्म नंबर 8 के कूड़ेदान पर ऐसा पता चला है कि 2 सुतली बॉम्ब टाइप के वस्तुएं मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसने उत्सुकतावश उसको जमीन में फेंक दिया, जिसकी वजह से एक ऐसी वस्तु ब्लास्ट हुई। हरिद्वार में मंगलवार की सुबह कनखलधारा क्षेत्र में पीएससी की 40वीं वाहिनी में अचानक गोली चलने से 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल यह टुकड़ी रुड़की में चल रहे उर्स के लिए हरिद्वार पहुंची थी और सोमवार की देर रात वह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रुके हुए थे। ये लोग करीब 2 बजे यहाँ पहुंचे थे, जिन्हें 4 बजे रुड़की निकलना था। सुबह जाते वक्त अचानक से उनके हाथ से हथियार छूटने से कारण मिसफायर हो गया। मिसफायर के कारण गोली चल गई और यह घटना हो गई, जिससे एक जवान के पैर में फ्रैक्चर हो गया और 2 अन्य जवान घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 40 अस्पताल में रुद्रपुर से पीएससी की एक कंपनी आई थी, जी कंपनी, और वो करीब यहाँ पर 3 बजे पहुंची थी, सुबह 3 बजे, और 4 बजे इनकी ड्यूटी के लिए आदेश मिल गया कि इनको कलियर जाना है ड्यूटी पर। तभी तैयारी कर रहे थे तो इनकी कार्बाइन जो थी वो नीचे गिर गई और कार्बाइन क्योंकि लोड थी वो एकदम से उसमें हो ही जाता है, इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है। वो चल पड़ी और एक ही गोली चली है। एक गोली से उसके पैर में लगी तो वहां से कोशिश करी नीचे लगी, नीचे दूसरे पैर में लगी, फिर तीसरे पैर में हल्का सा छिलका सा निकला है। 3 आदमी घायल हुए। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर की माने तो सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है और एक जवान के पैर में फ्रैक्चर है। हालांकि उनकी यह दलीलें कुछ संदेह पैदा करती हैं। राजधानी के 7.5 वर्ष पुराने आशियाना दुराचार मामले में आज एक आरोपी फैजान उर्फ फज्जू को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। राजधानी में 7.5 वर्ष पुराने आशियाना दुराचार कांड में आज एक आरोपी फैजान उर्फ फज्जू को अदालत ने आज दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय ने आज फैजान को दोषी करार देते हुए उसे हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया है। फैजान ने भी सजा से बचने के लिए नाबालिग होने का दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने आज उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी है। कोर्ट ने आज पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया है। 2 मई 2005 को हुई आशियाना में इस दुराचार के मामले में सबसे पहले फैजान को 19 जुलाई 2005 को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के बाद गौरव शुक्ला, अमन बख्शी, भारतेंदु मिश्रा के साथ ही 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया गया था। सजा से बचने के लिए फैजान ने नाबालिग होने का दावा किया था और सबूतों के तौर पर अपने उम्र से जुड़ा एक सर्टिफिकेट जो न्यू हैदराबाद के एक स्कूल का था उसे किशोर बोर्ड के समक्ष पेश किया, जिसे कोर्ट ने गलत पाया और जिसके बाद उसे सजा सुना दी गई। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की छापामार कार्रवाई से प्राइवेट क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा रहा। सही टीम ने एक क्लिनिक के अल्ट्रासाउंड कक्ष को भी सीज किया। राज्य निरीक्षण एवं मूल्यांकन समिति, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को रुजदार नगर मुख्यालय में प्राइवेट क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। मानक पूरे न होने पर क्लिनिकों की अल्ट्रासाउंड मशीनों को सीज किया गया। संयुक्त टीम द्वारा मशीनों की जांच का गलत प्रयोग किए जाने पर निरीक्षण किया गया।
एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर 31 जनवरी तक क्लिनिक बंद रहने और अल्ट्रासाउंड की जांच न होना लिखा गया था, मगर मरीजों के ऑपरेशन किए गए थे और छुट्टी देने की तिथि 25 व किसी मरीज की 28 जनवरी लिखी थी, मगर डॉक्टर साहब 31 तक छुट्टी पर हैं। ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बात टीम के सामने आई।